हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगा। कल मैंने अपने एक बहुत ख़ास दोस्त को खोया है जो मेरे साथ BSNLU में 5 साल मेरा बैचमेट था, मेरा क्लासमेट था, अंकित आनंद। और मैं उसको और उसके पूरे परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आप सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग जाएं तो आप जब भी व्हीकल ड्राइव करें तो आप हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर आप लंबी दूरी पे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। और ध्यान रखिए, आपकी लाइफ जो है वो केवल आपकी अपनी नहीं है, आपके फैमिली वालों की भी है, राइट। आपके जाने के बाद उनका क्या होगा, आप ये हमेशा सोचिए। और जो चीज़ें वो लोग आज फील कर रहे हैं, ताकि हम में से किसी की फैमिली को ऐसा फील ना करना पड़े, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोग हमेशा हमेशा कहीं भी कितनी भी थोड़ी दूरी के लिए जाएं, एक हेलमेट ज़रूर यूज़ करें, राइट। उसका एक्सीडेंट हुआ कल ऋषिकेश से दिल्ली आते वक्त रास्ते में, और डेथ हो गई। तो इसीलिए मूड भी अच्छा नहीं है बिल्कुल भी पढ़ाने का, बट काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसलिए आज मैं आया हूँ यहाँ पे और हम पढ़ेंगे। पर इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग भी प्रे कीजिए उसके लिए, राइट, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अब हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेक्चर हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ लीज से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन 111 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करता है। सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, राइट। और इस पे क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं मेंस में। तो हमारा लीज ऑलमोस्ट ओवर है। केवल इस लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में हर एक क्लॉज को कवर करके पढ़ाऊंगा आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई एम श्योर आप सब अवेयर होंगे कि जो लीज जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है, राइट। तो बढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के साथ। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ का मतलब समझते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का मतलब क्या है, राइट। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है यहां पे एंड हो जाना लीज का, या टर्मिनेट हो जाना लीज का, राइट। मतलब लीज का समाप्त हो जाना। अगर हम सिंपल भाषा में और समझना चाहें तो डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का मतलब क्या होगा, लीज का समाप्त हो जाना। अब ये कब होता है, तो इसके लिए कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। तो 111 की जो शुरुआत है वो इस बात से ही होती है, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटरमाइंस बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयर बाय। तो नंबर 1 जो पहला मोड है वो क्या है, एफ्लक्स ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब होता है, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, राइट। मतलब अगर लीज जो थी, सपोज 6 मंथ्स की लीज थी, ठीक है, 6 मंथ्स की अगर लीज थी, तो 6 महीने ओवर हो गए। तो जब 6 महीने ओवर हो गए तो लीज अपने आप क्या हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी, राइट। उसको अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो उस लीज का रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप लीज पे या रेंट पे घर लेते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आप 11 महीने का एक रेंट अग्रीमेंट करते हो, और जब वो 11 महीने ओवर होने वाले होते हैं तो आपका जो लैंडलॉर्ड होता है वो आपको बोलता है, आपसे पूछता है कि आप रिन्यूअल करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो। तो अगर आप रिन्यूअल करवाना चाहते हो तो आप जाके एक दूसरा रेंट अग्रीमेंट बनवाते हो फर्दर 11 महीने का। तो आप उससे क्या हुआ, आपकी पुरानी जो लीज है वो टर्मिनेट हो गई और आपकी जो नई लीज है वो शुरू हो जाती है, राइट। जब जो टाइम है पुरानी लीज का एक्सपायर हो जाता है। सपोज कोई 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2022 को लीज बनी, ठीक है, लीज अग्रीमेंट हुआ,
और वो जो लीज अग्रीमेंट है, वो जो लीज है वो टर्मिनेट होनी थी आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने बाद उस लीज को खत्म होना था। तो अगर 1 जनवरी 2022 को वो लीज आई है तो वो कब तक चलेगी? 1 जून 2022 तक, राइट। तो एक जो लीज है 6 महीने की लीज थी, कब तक के लिए है? मतलब 1 जनवरी 2022 के लिए। तो ये लीज किस दिन टर्मिनेट हो जाएगी? इस दिन। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? बाई एफ्लक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयर बाई। मतलब वो जो लीज अग्रीमेंट है वो जितना टाइम फिक्स कर देता है, जब वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो लीज क्या हो जाएगी? डिटरमाइन हो जाएगी, राइट। अब अगर इससे ज्यादा उस प्रॉपर्टी पे बंदे उस इंसान को रहना है तो जो लेसर है, राइट, मतलब जिसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी और लेसी जो जिसने प्रॉपर्टी लीज पे ली है, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक अग्रीमेंट नया करना पड़ेगा और उस अग्रीमेंट के तहत वो जो लीज है एक दूसरा अग्रीमेंट होगा और एक नई लीज हो सकती है उस प्रॉपर्टी पे, राइट। जो मैंने आपको 11 महीने वाला एग्जांपल दिया। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो बहुत ही बेसिक है और आप सब रिलेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, where such time is limited conditionally on the happening of some event by the happening of such event। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो टाइम है वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो पहला जो था 113 का जो क्लॉज ए है, ये बोल रहा है एफ्लक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयर बाई, मतलब अग्रीमेंट में ही, लीज अग्रीमेंट में जो टाइम है वो फिक्स्ड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स, 6 ईयर्स, 1 ईयर, 12 ईयर्स, कुछ भी ये टाइम हो सकता है। पर जो सेकेंड क्लॉज है वो क्या बोल रहा है? वो कोई टाइम लिमिट नहीं कर रहा है। यहां पे टाइम क्या है? एक कंडीशन पे बेस्ड है कि भाई वेयर सच टाइम इज लिमिटेड कंडीशनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, कि मतलब ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, पर ये लिखा हुआ है कि अगर ये इवेंट हुआ तो फिर उस टाइम तक ही केवल आपके पास लीज रह सकती है और उसके बाद नहीं रह सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है डेथ, राइट, डेथ ऑफ लेसी। मान लीजिए कि जो लेसर था उसने क्या किया? उसने ये बोला कि उसने किसी ए नाम के इंसान को, मान लो कोई ए है उसने, और बी क्या है? लेसर है। तो ए नाम के इंसान को प्रॉपर्टी अपनी लीज की और ये बोला कि जब आपके पास ये प्रॉपर्टी कब तक रहेगी? आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी, राइट। और टर्मिनेट कब होगी? जब आपकी डेथ होगी तभी ये लीज टर्मिनेट होगी। तो ये इस तरह के जो केसेस हैं वो कहां पे कवर्ड हैं? सबसेक्शन 2 में, मतलब 111 में, क्लॉज बी में बेसिकली कवर्ड है, राइट। देन लेट्स मूव टू सबसेक्शन सी। It says where the interest of the lesser in the property terminates on or his power to dispose of the same extends only to the happening of any event by the happening of such event। जहां पे जो लेसर का इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में टर्मिनेट हो जाता है और उसकी पावर टू डिस्पोज ऑफ द सेम एक्सटेंड्स ओनली टू द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट बाय द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर हम इसको समझते हैं। इट सेज कि जहां पे इंटरेस्ट ऑफ लेसर इन द प्रॉपर्टी टर्मिनेट्स, मतलब लेसर का इंटरेस्ट टर्मिनेट हो जाए। लेसर कौन होगा? एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि भाई ये ए है, ये बी है, ए की प्रॉपर्टी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को क्या की है? लीज की है। तो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने लीज पे दी है, वो क्या होता है? लेसर, और जिसको लीज पे दी गई है वो क्या होता है? लेसी। तो अभी इस केस में क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑफ लेसर टर्मिनेट्स लिखा हुआ है, मतलब जब लेसर की ही ये प्रॉपर्टी नहीं बची, राइट। ये प्रॉपर्टी किसकी है? लेसर की है, उसने प्रॉपर्टी लीज पे दी है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी इसकी ही नहीं बचेगी तो फिर लीज किस बात की? अब कब इसका इंटरेस्ट टर्मिनेट होगा? सपोज ए ने ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी, तो क्या हुआ? लेसर सेल्स द प्रॉपर्टी, उसका इंटरेस्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। वो इंटरेस्ट किसके पास चला गया? सी के पास चला गया, राइट। तो इस केस में देन अब उस केस में क्या होगा? दूसरा सिचुएशन क्या है? तो एक तो लेसर कब होगा?
कि जब उसकी प्रॉपर्टी थी और उसने अपनी प्रॉपर्टी को लीज किया, तब ये बंदा जो ए है ये लेसर हो गया। अब दूसरा क्या होगा, मान लो जो बी है, ए ने प्रॉपर्टी अपनी बी को लीज की, बी ने ये प्रॉपर्टी फर्दर लीज की सी को, तो ए दोनों के बीच में ये जो रिलेशनशिप है बी और सी के बीच में, ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं सब लीज, ठीक है, और अंडर लीज भी बोला जाता है इसको, ठीक है, सब लीज और अंडर लीज। अब तो सी के लिए तो बी लेसर हुआ, राइट, दोबारा समझिए, प्रॉपर्टी ए की, ए ने बी को लीज की, ए लेसर बी लेसी, अब बी ने वो प्रॉपर्टी फर्दर लीज कर दी सी को, तो इस केस में क्या हुआ, बी को हो गया लेसर और सी क्या हो गया, लेसी हो गया। तो लेसर जो है वो दो तरीके का हो सकता है इस केस में, जिसकी प्रॉपर्टी है वो, और दूसरा जो सब लीज कर रहा है उसको भी लेसर माना गया है। तो अब उस केस में क्या है कि उसकी टेनेंसी जो है, राइट, ये जो बी है जो लेसी है, इसकी जो टेनेंसी है टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेशन ऑफ लेसर्स टेनेंसी, लेसर्स टेनेंसी इन केस ऑफ सबलीज, ठीक है। हर उस केस में जहां पे जो सबलीज है वो जहां पे ये लीज टर्मिनेट होगी, हर उस केस में ये वाली जो सबलीज है ये टर्मिनेट नहीं होगी, राइट। हम रेफर करेंगे सेक्शन 115, राइट। सेक्शन 115 क्लियरली बोलता है कि मान लीजिए जब ये लीज टर्मिनेट हो रही है और इसने क्या किया है, बी ने एक सब लीज कर दी है प्रॉपर्टी, तो एज अ जनरल रूल कि बी का जब लीज टर्मिनेट हुई तो ये वाली जो लीज है ये टर्मिनेट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। पर हम यहां पे किसके लिए, जो क्लॉज सी किसके लिए बात कर रहा है, उन केसेस के लिए बात कर रहा है जहां पे इस लीज के साथ साथ ये सब लीज भी जो है टर्मिनेट हो रही है, राइट। तो आपको जनरल रूल याद रखना है कि अगर लीज टर्मिनेट हो रही है तो जरूरी नहीं है कि सब लीज टर्मिनेट हो, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सब लीज टर्मिनेट नहीं होगी, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे सब लीज टर्मिनेट होगी। ये सेक्शन 115 हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये बहुत लंबा हो जाए, तो उसमें हम इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर और ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो वो आपको समझ आ जाएगा, अभी आप केवल ये कंसेप्ट यहां पे समझिए। आई होप आपको सबसेक्शन सी जो है वो क्लियर होगा। तो अब सबसेक्शन सी क्या बात कर रहा है, सबसेक्शन सी बोल रहा है कि अगर लेसर का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, लेसर्स इंटरेस्ट इज टर्मिनेटेड, तो अगर लेसर का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो प्रॉपर्टी जो लीज क्या है, लीज डिटरमाइन हो जाएगी। और लेसर का इंटरेस्ट कैसे खत्म हो सकता है, लेसर सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को, राइट, फिर टर्मिनेशन हो सकता है लेसर की टेनेंसी का ही, तो उस केस में भी हो सकता है ऐसा, राइट। देन let's move to subsection D. It says in case the interest of the lessee and the lessor in the whole of the property becomes vested at the same time in one person in the same right. सिंपल सी बात है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए है, ए की प्रॉपर्टी थी, ए ने बी को ये प्रॉपर्टी लीज की थी, ठीक है। तो बी क्या था यहां पे, बी था लेसी। अभी जो बी है वो परचेज कर ले इस प्रॉपर्टी को, तो जो लेसी था उसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो क्या हो गया, अब वो लेसी है साथ में ओनर भी है, तो ये दो इंटरेस्ट हो गए, राइट। तो दो इंटरेस्ट एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो यहां पे रूल ऑफ मर्जर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। रूल ऑफ मर्जर अप्लाई होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो बड़ा इंटरेस्ट होता है उसमें छोटा इंटरेस्ट अपने आप मर्ज हो जाता है, राइट। तो बड़ा इंटरेस्ट क्या है, बी ने जब ये प्रॉपर्टी खरीद ली तो बी क्या बन गया, ओनर बन गया, ओनरशिप आ गई बी के पास इस प्रॉपर्टी की, और ये लेसी भी था। तो अब क्या हुआ, ओनरशिप और लीज और लेसी के जो राइट्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो गए, और बी क्या कहलाएगा, ओनर कहलाएगा इस प्रॉपर्टी का, और जो लीज है वो टर्मिनेट हो जाएगी, राइट। इस चीज को इतना टेक्निकली समझने की जरूरत है भी नहीं, मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि आप किसी प्रॉपर्टी पे, मान लीजिए आप रेंट पे रह रहे हो, आपने लीज कर रखी है वो प्रॉपर्टी, और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो, तो आप लेसी भी
और ओनर भी एक साथ कैसे हो सकते हो? आप अपनी ही प्रॉपर्टी में किराएदार कैसे हो सकते हो? आप अपनी ही प्रॉपर्टी में लेसी कैसे हो सकते हो? सिंपल सा कंसेप्ट है, वही सबसेक्शन डी कहना चाह रहा है और कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, राइट? देन कम्स ई, इट सेज बाई एक्सप्रेस सरेंडर। जो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है डिटरमाइन हो जाती है कैसे? एक्सप्रेस सरेंडर के थ्रू, राइट? अब एक्सप्रेस सरेंडर का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस सरेंडर, इसका मतलब सिंपल है कि सरेंडर का मतलब क्या होता है? टू गिव अप वंस राइट्स। सरेंडर का मतलब तो यही होता है ना, टू गिव अप वंस राइट्स, राइट? अब यहां पे जब सरेंडर हो रहा है तो सरेंडर किस तरह का है? एक्सप्रेस सरेंडर। मतलब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जो कोई इंसान अपने एक्शन से कुछ ऐसा एक्टिवली करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लेसर है, कि मतलब जो लेसी है, यहां पे बी था लेसी, बी क्या करता है? बी इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है, लीज इनके पास 1 साल की थी, ठीक है, पर 6 महीने में ही बी बोल देता है कि अब मैं ये लीज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है और लीज जो है वो खत्म हो जाती है, राइट? तो इसके पास राइट था 1 साल तक उस प्रॉपर्टी पे लीज पे रहने का, पर इन दोनों के बीच में ऐसा अग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत बी ने अपना जो राइट था, राइट? लीज में किस तरह का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है? राइट टू पोसेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। वो जो राइट था इसके पास, वो इसने सरेंडर कर दिया, ए को दे दिया और बोला कि मैं अब इस लीज में कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, राइट? तो ये हो गया एक्सप्रेस सरेंडर। नेक्स्ट जो फॉर्म है दैट इज इंप्लाइड सरेंडर। इंप्लाइड सरेंडर, तो देखिए इंप्लाइड सरेंडर को समझाने के लिए सबसेक्शन जो क्लॉज एफ है 111 का, उसका इलस्ट्रेशन दिया गया है एक्ट में खुद, राइट? तो आप 111 का जो इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन टू क्लॉज एफ। आप उसको एक बार पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इंप्लाइड सरेंडर का क्या मतलब होता है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, एक्सप्रेस सरेंडर तो हम समझ गए। इंप्लाइड सरेंडर का मतलब क्या है कि सपोज ए और बी के बीच में 1 साल की लीज है, राइट? 1 ईयर की लीज है किसके बीच में? ए और बी के बीच में। अब जब इनके बीच में ये लीज है तो ये क्या करना चाहते हैं? ये लीज सबसिस्ट कर रही है, ठीक है? सपोज ये लीज 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक की लीज है ये, ठीक? पर क्या होता है कि ये लीज सबसिस्ट कर रही है तभी अक्टूबर 2022 में इन दोनों के बीच में एक नया लीज अग्रीमेंट बन जाता है। पहली लीज चल रही है, उसी दौरान क्या होगा? अक्टूबर 2022 में ए और बी एक नए अग्रीमेंट में जाते हैं, एक नया लीज अग्रीमेंट क्रिएट करते हैं। तो क्या हुआ यहां पे? कोई ऐसा तो नहीं है कि इसने एक्सप्रेसली सरेंडर किया हो अपना राइट उस लीज में, पर क्योंकि दूसरी लीज इन्होंने दूसरा लीज अग्रीमेंट कर दिया उसी प्रॉपर्टी में, तो ऐसा माना जाएगा कि क्योंकि ये दूसरा लीज अग्रीमेंट आ गया है उस सेम प्रॉपर्टी पे जो कि ऑपरेटिव है तब से ही, इस अग्रीमेंट ने जो पुराना अग्रीमेंट है उसको खत्म कर दिया है। तो जो पुरानी लीज है वो क्या हो गई है? टर्मिनेट हो गई और नई लीज शुरू हो गई है। ये होता है इंप्लाइड सरेंडर। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। जी, ये 3 तरीके बताता है जिसके थ्रू जो लीज है वो डिटरमाइन हो सकती है। तो पहला क्या है? पहला है फोर फीचर। ठीक है, फोर फीचर क्या होता है? किस केस में? इन केस द लेसी ब्रेक्स एन एक्सप्रेस कंडीशन। तो फोर फीचर पहले किस केस में होगा? अगर लेसी कोई एक्सप्रेस कंडीशन को ब्रीच कर देता है, ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन। ठीक है, आपको मैं बहुत बार ये एग्जांपल दे चुका हूं, बहुत बार मैंने इसको रिलेट करके पढ़ाया भी है।
क्या मतलब है इसका? भाई ए जो है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज की है, बहुत बड़ा फार्म था ए का, राइट? और इस फार्म पे क्या थे? सैंडलवुड ट्रीज थे, राइट? सैंडलवुड ट्रीज क्या होते हैं? चंदन के पेड़ थे जो कि इस फार्म पे थे। और ए ने बी को जब ये प्रॉपर्टी लीज की तो कंडीशन ये रखी कि जो चंदन के पेड़ हैं, जो भी सैंडलवुड ट्रीज हैं, लेट्स से 500 ट्रीज थे, कि ये जो ट्रीज हैं, इन ट्रीज को ये बी जो है, लेसी जो है, वो काटेगा नहीं, उन ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये क्या थी? ये एक्सप्रेस कंडीशन थी इन दोनों के बीच में इस लीज के लिए, राइट? और ये बोला गया कि अगर आप इस कंडीशन को ब्रीच करोगे, अगर पेड़ कट गया एक भी, तो ये लीज हम आपसे वापस ले लेंगे और राइट टू री एंटर होगा किसके पास? ए के पास। यहां पे क्या हुआ? जो बी है, बी ने वो कंडीशन ब्रीच कर दी और बी ने वो जो सैंडलवुड ट्रीज थे वो कट कर दिए। अगर उसने कट कर दिए ट्रीज तो क्या हुआ? एक्सप्रेस कंडीशन ब्रीच की, और क्योंकि एक्सप्रेस कंडीशन ब्रीच की तो यहां पे क्या हो जाएगा? फोर फीचर हो जाएगा, मतलब जो लीज है वो खत्म हो जाएगी और प्रॉपर्टी वापस किसको मिल जाएगी? ए को मिल जाएगी। ए विल हैव अ राइट टू री एंटर, वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है बी से, राइट? तो ये मतलब है पहले टाइप का। फिर उसके बाद, इन केस द लेसी रिनाउंसेस हिज कैरेक्टर एज सच बाय सेटिंग अप अ टाइटल इन अ थर्ड पर्सन और बाय क्लेमिंग टाइटल इन हिमसेल्फ। ये वाला जो क्लॉज है टेनेंसी लॉज में भी रहता है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली जो ओनर हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज है। ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए की प्रॉपर्टी, ए ने बी को ये प्रॉपर्टी दी, राइट? ए ने बी को ये प्रॉपर्टी दी। अब ए ने जब बी को ये प्रॉपर्टी दी तो बी क्या करता है बाद में? बी बोलता है कि नहीं, ए इस, और ये लीज अग्रीमेंट हुआ और बी ने पोसेशन लिया। उसके बाद बी क्या बोलता है? बी बोलता है कि डी इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, नॉट ए। डी इज रियल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट ए, राइट? ए ओनर ही नहीं है, तो ये लेसर को ओनर मानने से इनकार कर देता है। या फिर बी ये बोलने लगता है कि आई एम द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ए की नहीं है ये प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बी ए को उसकी जमीन से पहले उसने लीज दी इसको, अब ये उसी को उसकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है और ये चाह रहा है कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाए या किसी और की हो जाए। तो अगर बी ऐसा करता है तो इस केस में भी जो लीज है वो डिटरमाइन हो सकती है, राइट? तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है, राइट? तो ये दो तरीकों से, इस केस में ये दूसरा तरीका है जिससे डिटर्मिनेशन ऑफ लीज होता है। अब ये अगर हम ये सेकंड जब हम ये पढ़ रहे हैं कि लेसी जो है एडवर्स टाइटल क्लेम नहीं कर सकता अगेंस्ट लेसर, तो इसको आप सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट करके पढ़िए, जो कि बोलता है कि जब भी कोई जो लैंडलॉर्ड है, राइट, मतलब जब भी कोई टेनेंट आता है किसी प्रॉपर्टी पे, तो टेनेंट ये क्लेम नहीं कर सकता जब तक उसकी टेनेंसी कंटिन्यूड है कि लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड को ये प्रॉपर्टी बिलोंग नहीं करती, मतलब लैंडलॉर्ड के पास टाइटल नहीं है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, राइट? वो एस्टॉप्ड है, ये एस्टॉपल है उसके अगेंस्ट, और ये एस्टॉपल लॉ ने क्रिएट किया हुआ अंडर 116 एविडेंस एक्ट। तो ये प्रोविजन कुछ वैसा ही है जो कि ये बोल रहा है कि भाई अगर वो ऐसा कर देता है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट ने मना किया है, अगर वो कुछ ऐसा कर देता है तो उसका रिपरकशन क्या होगा, वो यहां पे दिया हुआ है 111G में, और रिपरकशन क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ लीज होगा, राइट? अगेन अब फोर फीचर तीसरे केस में कब होगा? जब जो लेसी है वो क्या हो गया है? लेसी इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। जब लेसी जो है वो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो गया है। इसको आप रिलेट करके पढ़िए सेक्शन 12 से। अगर आपको सेक्शन 12 याद होगा, हमने सेक्शन 12 में पढ़ा था कि कोई भी प्रॉपर्टी जो जब ट्रांसफर की जाती है तो ट्रांसफरी के ऊपर ये कंडीशन इंपोज नहीं की जा सकती कि
जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफरर के पास आ जाएगी, राइट। और वो मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में जहां सेक्शन 12 कवर किया वहां पढ़ाया था। पर उसका एक एक्सेप्शन आप देखेंगे लास्ट पैरा में सेक्शन 12 में दिया हुआ है, जो कि ये बोलता है कि वो जो रूल है वो किस पे अप्लाई नहीं होगा, लीज के केस में अप्लाई नहीं होगा, राइट। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ए है वो बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि जब बी इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी वापस किसके पास आ जाएगी, ए के पास आ जाएगी, राइट। पर इसका एक्सेप्शन क्या है, लीज। क्यों? लीज अगर ए बी को लीज कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी तो वो ये कंडीशन इंपोज कर सकता है कि अगर बी इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में क्या होगा, ए के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी उससे वापस ले ले, राइट। इसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये है कि अगर बी इंसॉल्वेंट हो गया तो अपना रेंट कैसे पे करेगा, राइट। तो इस वजह से इंसॉल्वेंसी एक ग्राउंड हो सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का, ये हमने तब उस एक्सेप्शन में पढ़ा था। और अगर हम 111G देखते हैं तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फोरफीचर का थर्ड जो सिचुएशन है वो कब आएगी, जब लेसी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद H, on the expiration of notice to determine the lease or to quit or of intention to quit the property leased duly given by one party to another। अब H क्या है, वो ये बोल रहा है कि अगर लेसर नोटिस देता है, ठीक है, और लेसी नोटिस देता है, ठीक है, लेसर नोटिस देता है डिटरमाइन करने के लिए और ये नोटिस देता है, लेसी क्या नोटिस देता है, नोटिस टू क्विट। तो मान लीजिए नोटिस था 3 मंथ्स का, ठीक है, और जिस तरह का मान लिया एग्रीकल्चरल लीज है तो वहां पे क्या नोटिस रहेगा, 6 मंथ्स का नोटिस रहेगा। तो ये जब नोटिस का ये जब एक्सपायर हो जाएगा नोटिस का टाइम, 6 महीने ओवर हो गए, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो लीज है वो डिटरमाइन हो जाएगी, राइट। मान लीजिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे रखी है और मैंने उसको बोला है कि 6 महीने बाद अब आप इस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिएगा, मैंने नोटिस दे दिया है कि ये लीज टर्मिनेट हो जाएगी, मुझे खुद इस पे फार्मिंग करनी है। तो आज अगर मैंने दी है तो आज से 6 महीने तक वो जो नोटिस, जब 6 महीने ओवर हो जाएंगे तो जैसे ही 6 महीने पूरे हुए क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी जो लीज है डिटरमाइन हो जाएगी, क्योंकि नोटिस कितने दिन का था, 6 महीने का था, राइट। इसी तरीके से लेसी अगर नोटिस देता है कि नहीं मैं ये प्रॉपर्टी जो है अब छोड़ना चाहता हूं, 1 महीने का नोटिस लेसी ने दे दिया लेसर को, तो जब 1 महीना ओवर हो जाएगा तो लीज जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा है नहीं इसमें। उसके बाद हमें एक बार सेक्शन 112 और 113 भी देख लेना चाहिए। 112 बात करता है वेवर ऑफ फोरफीचर, ये जो फोरफीचर का जो राइट है ये कब वेव हो जाएगा। ठीक है, इसका वेवर कब हो जाएगा, फोरफीचर कब, मान लीजिए कोई एक्सप्रेस कंडीशन थी, राइट। अब ये एक्सप्रेस कंडीशन ब्रीच कर दी गई, ठीक है, या इसने जो टाइटल है अलग टाइटल क्लेम किया, या ये इंसॉल्वेंट हो गया, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो लेसर है, लेसर ने क्या करा, रेंट एक्सेप्ट कर लिया। लेसर ने क्या किया, रेंट एक्सेप्ट कर लिया। मान लीजिए इसने, जो मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दिया था कि बी जो है दैट ही वाज बार्ड फ्रॉम कटिंग द सैंडलवुड ट्रीज ऑन द लैंड दैट वाज लीज्ड टू हिम व्हिच वाज दिस फार्म, राइट। तो जब ये फार्म लीज करने से मना किया गया था और ये सैंडलवुड ट्रीज कट करने से मना किया गया था, एंड दैट वाज द कंडीशन कि अगर वो बी ऐसा करता है तो ये प्रॉपर्टी वापस किसके, ए के पास चली जाएगी और लीज टर्मिनेट हो जाएगी। इसने ऐसा कर दिया, पर ऐसा, और इसको पता चल गया कि इसने ऐसा कर दिया है, उसके बाद भी बी ने ए को रेंट दिया और जो ए है उसने रेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा माना जाएगा कि भाई आपने अपना जो अधिकार है, आपने जो अपना राइट था वो क्या कर दिया है, राइट ऑफ फोरफीचर जो था वो वेव कर दिया है, राइट। एंड देन लेट्स कम टू सेक्शन 113। ये बोलता है वेवर ऑफ अ नोटिस टू क्विट, राइट। हमने पढ़ा एच में कि नोटिस देने वाली जो बात थी हमने वो पढ़ी। अब इस केस में क्या हुआ, जो ए है, हम अगर हम इसका इलस्ट्रेशन ही पढ़ लें वही काफी है, कोई बहुत ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ए ने क्या किया, बी को नोटिस दिया कि
ए जो था वो लेसर था, उसने बी को नोटिस दिया, लेसी को, कि ये प्रॉपर्टी अब आप छोड़नी है आपको, ठीक है। और नोटिस मान लो 6 महीने का था, तो 6 महीने बाद क्या करना चाहिए था, ये प्रॉपर्टी लीज टर्मिनेट हो गई, ये प्रॉपर्टी वापस ए को चली जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं और बी ने इसको आगे अगले महीने का रेंट दिया, 6 महीने के बाद भी 7th मंथ का रेंट दिया, ठीक है, और ए ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में नोटिस का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर इसको प्रॉपर्टी खाली करवानी थी तो फिर अब ये रेंट एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। तो अगर ये रेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें क्या माना जाएगा कि उसने जो नोटिस था, नोटिस टू क्विट था, उसको वेव कर दिया है, अब उस नोटिस का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और काफ़ी टाइम बाद ये आपके लिए ये लेक्चर आया है, अराउंड 7-8 डेज़ का गैप हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने फेस्टिवल्स में काफ़ी एंजॉय किया होगा और अभी आप दोबारा फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठेंगे। तो हम बहुत जल्दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ख़त्म करेंगे, अगले 3 से 4 दिन में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाइंड अप हो जाएगा। और मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ही लेंथ में, मतलब बहुत ही डीपली आपको पढ़ाया है, और अगर आप ये सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देखते हैं तो उसके बाद आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन लेक्चर्स को अगर कंप्लीटली देखते हैं, जितनी चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ आप उतना करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें आप हमें बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और दूसरा लिमिटेशन एक्ट। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैसेज कीजिए, उसमें बता सकते हैं कि इन 2 सब्जेक्ट्स में से हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 छोटे सब्जेक्ट्स हैं, माइनर लॉज हैं ये, तो हम इनको जल्दी से वाइंड अप कर दें ताकि आप लोगों के लिए मतलब आसानी हो। अगर अभी हम कोई एक दूसरा सब्जेक्ट मेजर लॉ ले लेते हैं तो दैट विल टेक अस अराउंड 1 to 2 months, एंड देन आपके लिए ये जो लॉज हैं ये पीछे छूट जाएंगे। तो बेटर ये होगा कि हम पहले माइनर एक्ट्स कवर कर लें। तो हमारा एम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट कवर करने का। आप लोग मुझे बताइए हम अगला जो सब्जेक्ट है हमें कौन सा लेना चाहिए। अब बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।